हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एंड इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी में इकोलॉजी यूनिट आपका, जो कि क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ नीट एग्जाम में ही नहीं, बड़े बड़े हर एग्जाम में, वेदर यू टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी साइंस का सेक्शन आता है, इसमें ये इकोलॉजी यूनिट जरूर आती है। Why it is so important? Because बच्चों, ecology is a very important segment that links your organism such as human to their environment. ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। हमारा सर्वाइवल जब तक एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तब तक पॉसिबल नहीं है। अगर अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए तो आपको लगता है कि इतनी पॉपुलेशन बचेगी? नहीं बचेगी, राइट? इसलिए the interaction between the animals and the environment and the study of this is known as ecology. Very very important thing that you need to know. किसी भी एग्जाम में ये सेगमेंट जरूर से पूछा जाता है। बायोलॉजी क्लास 12 लास्ट के चैप्टर्स किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नीट ही नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन इन द जेई एज वेल एज क्योंकि ये सेम चीज है ना, आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th में भी है और क्लास 11th में भी है, अगर आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा हो तो। दूसरी बात, it is also asked in every type of competitive exams like NDA and CDS as well as in the UPSC CSC examinations, right? ये एग्जामिनेशन के नाम मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए इस सेगमेंट का। और चूंकि हम तो बायो वाले लोग हैं तो हमारे पेपर में तो 9 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी सेगमेंट से आते हैं। कई बार क्वेश्चन, किस्मत अच्छी रहती थी, 4 चैप्टर जब होते थे तो 12-12 क्वेश्चन आ जाते थे, राइट? और ये 12 के 12 क्वेश्चन बड़े इजी टू हैंडल होते हैं। तो भाई जब 12 क्वेश्चन, 12 का मतलब कितना हुआ, 12 इंटू 4, दैट इज 48 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं आपको, राइट? सो वी शुड कीप इन माइंड कि भैया इस चैप्टर के तो कोई क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए, राइट? इसलिए हम लोग इस इंपॉर्टेंट सीरीज में सबसे पहले आज एक चैप्टर करेंगे विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड इससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये नई वाली एनसीईआरटी यूज की है, बट मैं आपको पुरानी एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में यूज किए थे वो साइड में आपको लिखवाते हुए चलूंगी, ताकि आपके पास ये कंबाइंड नोट्स अवेलेबल हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों ये सेम चीज आपको नोट्स डॉक्टर तान्या सिंह के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इफ यू वांट आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन हो सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें पहले से ही पता चल जाएंगी एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। So basically the study of living organisms and their interaction with the environment and its component is known as ecology. अब component का क्या मतलब होता है बेटा? Environment में बच्चों दो तरीके की चीजें होती हैं, कुछ living होती हैं, एक नॉन लिविंग होती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं बट environment में insects, है ना, बहुत सारे अलग अलग जानवर भी हैं, राइट? उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, या पेड़ पौधे जो लिविंग चीजें हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, एज वेल एज जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है लाइक कि हमारा टेम्परेचर, लैंड फॉर्म्स, इन सब के साथ कैसा रिलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है इकोलॉजी, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी की ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रामदेव मिश्रा। दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक? तो दिस लाइन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, अब मैं आपको इसका, पहली बात तो इकोलॉजी में ये जो डिफरेंट तरीके के आप वर्ड सुनते हो ना, स्पीशीज, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोस्फेयर एंड ऑल, ये समझना आपको मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक होते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी अप्रोच से समझाती हूँ कि ये आपको कैसे याद रहेगा। बेटा अगर आप बायोलॉजिकल बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे पास सेल, राइट? फिर सेल से पहले क्या होती है, ऑर्गेनेलीज, है ना, जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलके एक सेल बनाती हैं। बहुत सारे सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर वाले सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन बनाते हैं। एंड फाइनली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि एक पूरा का पूरा इंसान या इंडिविजुअल डेवलप करता है। सेम उसी तरीके से अगर आप इकोलॉजी की बात करें तो एक जानवर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे एक ही तरीके के जानवर जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें, इंटरब्रीड का मतलब होता है
स्पीशीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, हम किसी भी जानवर को एक ही स्पीशीज में तब काउंट करते हैं जब ये जानवर, जैसे मान लो हमें दो जानवर दिख रहे हैं ए एंड बी, हम कैसे माने ये सेम स्पीशीज में है कि नहीं? अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, इसका मतलब ये सेम स्पीशीज में। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात समझना, जब भी किसी भी स्पीशीज का जो ओवम होता है बच्चों, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपने सेम स्पीशीज के ही मेल पार्टनर के गैमीट को एक्सेप्ट करते हैं, किसी और स्पीशीज के नहीं। अगर आपको मेरी ये बात समझने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन कंसिडर कि आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कभी कोई एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें ओवम जो है ह्यूमन का है और स्पर्म जो है वो डॉग का है। इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली। या आपने कभी नहीं सुना होगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बफेलो एंड ह्यूमंस, राइट? क्यों नहीं आपने ऐसा सुना? इसलिए नहीं सुना बेटा क्योंकि ये जो ओवम होता है इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं दे कैन ओनली एंड ओनली accept the sperms of the male humans, right? They can only and only accept the sperms of the male human. Otherwise, they will not lead their entry inside the ovum or they cannot lead to fertilization. इसीलिए कहा जाता है कि species are basically a group of organisms which can interbreed freely, जो आपस में बड़ी आसानी से रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक, अब जब स्पीशीज बहुत सारी, एक ही स्पीशीज के जब जानवर बढ़ जाते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे मान लो हम डॉग की स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अब जब डॉग की पर्टिकुलर स्पीशीज के जानवर जितनी उनकी जनसंख्या होगी दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, राइट? एंड फाइनली आफ्टर पॉपुलेशन व्हाट विल हैपन, जब एक ही जगह में एक डिफाइंड एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे मान लो डॉग की अलग, कैट की अलग, मंकी की अलग, रैबिट की अलग रहने लग जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। This is called community. What is a community? Community is basically a population that lives together in a defined area. अलग अलग जानवरों की population जो एक particular defined area में रहती है, that is known as community. And finally, after community, you have ecosystem जिसको आप ecotone भी बोलते हो। अब ecosystem में बेटा क्या आता है? जब various communities, dog, cat, rabbit, sheep, various communities अलग अलग geographical area की एक बड़े एरिया के अंडर रहती हैं और साथ में ये प्लांट्स और नॉन लिविंग जैसे रिवर, विंड, इन सब के साथ इंटरैक्ट करती हैं, सो दिस इज नोन एज इकोटोन और इकोस्फेयर। दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका पूरा ये सिस्टम होता है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी, और ये क्वेश्चन तो कई बार शुरुआती दौर में ही पूछ लिया जाता है। नाउ यू गेट टू नो कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल, ये आपको सब पता है, राइट? देखिए इकोलॉजी में यहाँ से आपकी मेन बात शुरू होती है। क्या है मेन बात? मेन बात आपकी ये है कि इकोलॉजी इज बेसिकली द बेस्ड ऑन 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको पहले भी बताई। वन इज योर ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज योर पॉपुलेशन, थर्ड इज योर कम्युनिटी एंड फोर्थ इज योर बायोम्स। बायोम्स का मतलब वही होता है कि जब एक डिफाइंड बड़े एरिया में जब आपका वेरियस कम्युनिटीज रहने लगती हैं, फिर उनके बीच में आपस में कैसा इंटरेक्शन है, फिर उनका एनवायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, दैट इज नोन एज बायोम्स और बायोम्स बायोस्फीयर्स, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 ब्रॉड लेवल्स पे आपको इकोलॉजी पढ़नी है, ठीक? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन लेवल से जब आप बात करें तो बेटा पॉपुलेशन में 2 चीजें पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज की पॉपुलेशन के बढ़ने या घटने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और पॉपुलेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मेल्स एंड कितने फीमेल्स, सो दैट इज सेक्स रेशियो इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। अच्छा, पॉपुलेशन इकोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी इज समथिंग बिकॉज इट लिंक्स द इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जब आप पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में इकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका सालों दर सालों कैसे कैसे स्पीशीज में चेंज आ रहे हैं, कौन सी स्पीशीज बन रही हैं, कौन सी खत्म हो रही हैं, जेनेटिक्स में इसका क्या असर पड़ रहा है, ये पढ़ने में आसानी होती है। दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब इधर आते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें कि मतलब पॉपुलेशन को कौन से बेसिक क्राइटेरियाज में हमें पढ़ना होता है, तो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक, कि भैया एक इंडिविजुअल की बात करें तो भैया जीना और मरना उसके लिए बड़ा सवाल है। पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ी, कितनी कम हुई, या फिर कितनी पॉपुलेशन मेल की है, कितनी फीमेल की है, राइट? दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो यही इन्होंने कहा
कि जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है बर्थ रेट एंड डेथ रेट का, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज बेसिकली पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज, कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है. एग्जाम्पल ध्यान से देख लो क्या है. एक पॉन्ड है जिसमें कि 20 लोटस के प्लांट हैं लास्ट ईयर, और इस साल 8 नए प्लांट लग गए, तो करंट पॉपुलेशन 28 हो गई. अगर मैं आपसे पूछूं बर्थ रेट क्या है, तो बर्थ रेट आप क्या बताते हो कि भैया पहले कितने थे और अब एक्स्ट्रा कितने ऐड हुए. एक्स्ट्रा ऐड 8 हुए, लास्ट ईयर 20 थे, तो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस के रेट से जो है पॉपुलेशन ग्रो की है. अगर आप डेथ रेट पूछेंगे तो सेम इसी तरीके से, कि मान लीजिए कि पॉपुलेशन थी मान लो फ्रूट फ्लाइज की 40, ठीक. नेक्स्ट वीक में आपको डेथ रेट बताना है. अगर उसमें से चार जो है वो मर गए, इसमें से तो 4 मरे, कितने में से मरे, 40 में से. उसमें जो आप रेट निकालेंगे दैट इज योर डेथ रेट. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन इज योर सेक्स रेशियो, कि पॉपुलेशन में कितने मेल्स कितने फीमेल्स. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, राइट. आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी गिवन ऑन द वेबसाइट, राइट. पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप टेम्परेट जोन, एबायोटिक फैक्टर्स, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं. बहरहाल मैं आपको नई पढ़ाने के बाद थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स पुराने वाले के भी पढ़ाऊंगी, राइट. अब आइए एज ग्रुप्स की बात करते हैं. अब जैसे पॉपुलेशन की आप बढ़ने या घटने की बात कर रहे हैं, तो यू शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी का बेटा क्या मतलब होता है, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी में आपका साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड्स का एग्जाम्पल दे रखा है. व्हाट इज दिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. समझिएगा. मान लीजिए आपके पास ये एक एरिया ए है जिसमें कि 100 लोग रह रहे हैं, और ये एरिया है 1000 किलोमीटर का रेडियस का, और ये एक एरिया है जिसमें 200 लोग रह रहे हैं और इसका एरिया जो है वो 100 किलोमीटर का ही है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर यूनिट एरिया किसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसमें या इसमें, ए वाले में या बी वाले में, आप बोलेंगे मैम एक काम करिए, जितना एरिया है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है. अगर एक एरिया ए है जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, मान लो इसका एरिया मान लो 100 किलोमीटर का है, स्क्वायर का है, और दूसरा एरिया ये भी 100 किलोमीटर स्क्वायर का है, लेकिन इसमें 100 जानवर रह रहे हैं, इसमें 1000 जानवर रह रहे हैं, तो किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बी वाले की. पॉपुलेशन डेंसिटी का बेटा मतलब ही होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का बच्चों मतलब ही होता है that it is something related to what we call as कि कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है. ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन. इतनी बात आप सबको समझ में आ गई. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी. अभी इस ग्राफ पे हम आएंगे, पहले पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ की बात करते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है जो आपको समझ में आना चाहिए. पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन बढ़ाने के 2-3 ही तरीके होते हैं. क्या तरीके होते हैं? पहली बात तो उस एरिया में बर्थ रेट बढ़ जाए, मतलब ज्यादा लोग पैदा हों, ठीक, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उस एरिया की. दूसरी चीज क्या है, या तो उसमें बाहर से ज्यादा लोग आए. दिस इमिग्रेशन मीन्स कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, अगर आप वेस्ट बंगाल की करंट की सिचुएशन देखें तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, राइट. इसको मैं आपको थोड़ा करंट से लिंक करके पढ़ाती हूँ. आपको पता है वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट है उसका बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, ठीक. और वहां पे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, क्या है प्रॉब्लम, कि ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये जो लोग यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं कि हमको इंडियन सिटीजनशिप दे दो, हम अपने देश में नहीं रहना चाहते. प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ से 1 करोड़ जनता उठ के वेस्ट बंगाल में आ गई और अगर इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, तो वेस्ट बंगाल का एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, एरिया तो उतना ही है. तो वेस्ट बंगाल के उतने ही एरिया में बाहर के ज्यादा लोग आगे रहने वाले, तो बट नेचुरल सी बात है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड, फूड, वाटर, शेल्टर, अब वेस्ट बंगाल की उतनी ही गवर्नमेंट को रिसोर्सेज उनके पास लिमिटेड है,
बट उनके पास पॉपुलेशन मान लो 1 करोड़ की बांग्लादेशी आ गई, तो अब उतनी ही पॉपुलेशन में क्या होगा कि इनको ज्यादा देना पड़ेगा और बाकी लोगों को दिक्कत होगी। जैसे एक बेंच पे अगर मान लो सीट है 4 लोगों के बैठने की और मैं कह दूं ठूस ठूस के इस पे 10 लोग बैठो, तो बट नेचुरल सी बात है यू विल फील अनकंफर्टेबल एंड देयर विल बी क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को फेवर करती है कि इलीगली कितने ज्यादा इमिग्रेंट्स हमारे बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ जाएं और उनको हम इंडियन सिटीजनशिप दिलवा दें नकली आधार कार्ड बनवा के, वो उनको इमिग्रेशन में काउंट करवा दे कि हाँ भाई हमारे यहाँ रहने आ गए, अब हमारे सिटीजन है, ताकि उनसे हम वोट बैंक क्रिएट कर सके। बट नेचुरल सी बात है जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं उनके पास इतनी वेल्थ नहीं है, राइट? वो आके हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन का क्या चाह रहे हैं कि उनकी जगह को वो शेयर करें, उनके खाने को वो शेयर करें, सब कुछ वो शेयर करें, राइट? और प्रॉफिट उनको बराबर के सिटीजनशिप के हिसाब का हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए illegal immigration is a very important concern because it leads to increase in population density। और जब एक लेवल से ज्यादा एक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल पॉपुलेशन को दिक्कत होती है रहने में। ठीक है, ओके आगे आते हैं। अब पॉपुलेशन कम करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज, वहां पे लोगों की डेथ ज्यादा होने लग जाए, डेथ रेट बढ़ जाए तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दूसरी चीज, लोग बाहर जाने लग जाए, जैसे कि अगर हमारे मान लो इंडिया के भी मैक्सिमम सिटीजन अगर यूएसए, कनाडा, यूके चले गए कमाने, तो बट नेचुरल सी बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग थे कहीं और चले गए, तो इतनी जगह तो देश की खाली हो गई ना, इतनी पोजीशंस खाली हो गई, तो बट नेचुरल सी बात है कि यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। याद कैसे रखेंगे? इमिग्रेशन, आई मतलब इन, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में काउंट करते हैं। इमिग्रेशन, इमी का मतलब ई मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब जो हमारे यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे पॉपुलेशन कम करने का काम करते हैं, राइट? सो दिस इज अ ट्रिक दैट यू नीड टू रिमेंबर। बर्थ रेट को हम लोग नेटेलिटी के नाम से भी जानते हैं। नेटेलिटी ऑल्सो रेफर टू नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स, राइट? इनिशियली जो पॉपुलेशन थी उसमें कितने नए बच्चे पैदा हुए। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में कितने लोग मर गए पॉपुलेशन के। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब ये आपको बेसिक फंडा समझ में आया कि किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी काम करती है, राइट? क्यों हमारी गवर्नमेंट चिल्लाती है बार बार कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। हमारी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी तो हमारे इंडिया का एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, एरिया तो लिमिटेड है। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा रिसोर्सेज के लिए, तो खाने पानी तक के लाले पड़ जाएंगे एंड दे विल बी कंप्लीट अनस्टेबिलिटी, राइट? बात समझ में आ रही है? तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ओके, अब इसके बाद आते हैं इस ग्राफ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ का ना ये 3 ग्राफ दिए हैं बेटा। 3 ग्राफ क्या है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ की, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ की। कि किसी भी कंट्री की आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है। अभी मैंने आपको बताया 2-3 चीजें। पहले तो ये समझो कि पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको 3 शब्द बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पहला है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब होता है ये जो यंगस्टर्स या टीनेजर्स हैं, जैसे हमारे आपकी उम्र के लोग, राइट? बेसिकली दे आर एंटरिंग देयर अडल्ट लाइफ, राइट? दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के, जैसे जो मैरिड कपल्स हैं, जो अब रिप्रोडक्शन के फेज में जा चुके हैं, दैट दे विल प्लान देयर फैमिली, सो वो आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। थर्ड आते हैं ओल्ड एज, जैसे हमारे पेरेंट्स जिन्होंने अपनी फैमिली प्लान कर ली, बच्चे प्लान कर लिया, नाउ दे वर टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट, राइट? सो 3 पॉपुलेशन आपको सुनने को मिलेगी। वन इज योर प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं। देखिए, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का बच्चों मतलब क्या होता है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कर्व का मतलब यही होता है ग्राफ का। अब बढ़ेगी कब पॉपुलेशन? तब बढ़ेगी जब हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज्यादा हों। मतलब मान लीजिए अगर आज गवर्नमेंट बार बार ऐसा क्यों कहती है कि हम दो हमारे दो, मतलब एक कपल अगर 2 लोगों का है तो उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, इस मोटो को गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करती है? इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो 2 लोग अभी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है जिनके पास, जब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे यानी ओल्ड एज में एंटर करेंगे, तब इनको रिप्लेस करने के लिए जो नई पॉपुलेशन आएगी वो भी सिर्फ 2 लोगों की आएगी। और जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो नई पॉपुलेशन फिर से 2 लोगों की आएगी।
इससे क्या है कि बहुत ज्यादा एक बार में पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और कंपटीशन रिसोर्सेज का नहीं होगा, ठीक। वरना पहले कैसे चलता था, एक कपल है 2 लोगों का जिसमें एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर और बच्चे इनके 12-13 हैं, तो मतलब जब ये ओल्ड एज में जाएंगे तो 12-13 बच्चे जब इनको रिप्लेस करेंगे और इन 12-13 बच्चों के फिर से 12-13 बच्चे होंगे, तो इस तरीके से तो पॉपुलेशन अचानक से बहुत आउटबर्स्ट हो जाएगी ना, और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट कहती है हम दो हमारे दो, ताकि आने वाले टाइम में जब ये प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाए तब इसके भी सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, और ये वाला जब ओल्ड एज में जाएगा तो भाई इसको रिप्लेस करने के लिए भी 2 ही लोग होंगे। तो कभी भी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि आने वाली पॉपुलेशन अभी के हिसाब से ज्यादा है। ये तभी हो सकता है जब जब टीनेजर्स किसी कंट्री के ज्यादा हों। कहते हैं ना कि टीनेजर्स किसी भी कंट्री का भविष्य होते हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, एजुकेटेड है, तो दे विल नो कि नहीं, फैमिली छोटी अच्छी है, 12-13 बच्चे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप 2 को भी पढ़ाने की, मतलब आप इतना नहीं कमा रहे कि आप 2 को भी अच्छी लाइफ ना दे सके, तो 12-13 करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हाई क्लास सोसाइटीज होती है, पढ़ी लिखी सोसाइटीज होती है, दे एब्सोल्युटली फॉलो द नॉर्म कि हम दो हमारे दो, राइट, बिकॉज दे बिलीव कि जो 2 हैं उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दो, रादर देन कि आप 12-13-14-15 बच्चे करो, ठीक। तो कभी भी जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड इसलिए करेगी क्योंकि जितने लोग ओल्ड एज में जाने वाले हैं उससे ज्यादा लोग उनके बच्चे हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जो आने वाले टाइम में रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे, और जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेबल ग्रुप वाले, जिसमें अभी इंडिया एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है, इसमें जो है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इससे क्या होता है कि हम दो हमारे दो, हम 2 मरेंगे तो हमारे 2 ही बच्चे हैं, फिर वो 2 को रिप्लेस करेंगे, फिर वो 2 को रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, एंड देयर विल बी नॉट अ सडन बर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन। अचानक से पॉपुलेशन बर्स्ट नहीं होगी, तो हमारे लिए रिसोर्सेज इतने लिमिटेड नहीं होंगे, राइट। तीसरी बात आती है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज अब डिक्लाइनिंग फेज में जा चुकी हैं। व्हाट इज दिस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का बच्चों मतलब होता है जब जितने लोग बूढ़े हो गए उससे कम जवान बचे हैं। जैसे मान लो बुढ़ापे में मान लो हमारे पास 70 लोग हैं और जवान हमारे पास बचे हैं सिर्फ 20 बच्चे, तो ये 70 लोग तो मरने के तकरीबन में आ गए ना, ये रिप्रोड्यूस तो कर नहीं सकते। अब 20 बच्चे हैं तो इनके कितने ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, 20 से 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा, ये 40 हो जाएंगे। तो भैया ये खुद भी इतने पैदा नहीं कर पाएंगे, तो जब ये ज्यादा पैदा ही नहीं करेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग भी कम होंगे। जब वो भी टीनेजर्स भी कम होंगे तो आगे आने वाली पॉपुलेशन भी कम होगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 ग्राफ बने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन हमेशा ग्रोथ बेस को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी इस पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में जो बेस होता है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, कि कितने यंगस्टर्स हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है, लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कभी भी आपको ग्राफ ऐसा दिखे बिल्कुल सिमेट्रिकल बढ़िया, कि बेस बड़ा है, चौड़ा है, एक्सपैंडेड बेस है, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे नैरो नैरो क्यूब्स रखे हैं, तो दिस इज नॉर्मल एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, जब आपकी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन विल बी मोर देन रिप्रोडक्टिव। स्टेबल का मतलब होता है जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हो जाए, राइट। सो दिस इज अ स्टेबल पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है कि जब प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम है ही, रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है लेकिन उसके बाद आने वाले कम हो गए। तो जब आने वाले कम होंगे तो बट नेचुरल सी बात है बच्चे भी कम होंगे। तो जब आपसे पूछे जाए बेल शेप्ड कर्व, तो इट इज सीन इन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक। ब्रॉड बेस इज सीन इन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, नैरो बेस इज सीन इन स्टेबल पॉपुलेशन, दैट यू नीड टू नो, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ की भी हमने बात कर ली, ठीक। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में अगर आप बात करो बेटा, तो इसमें 2 मॉडल्स आते हैं आपके पास। क्या 2 मॉडल्स आते हैं हमारे पास? ग्रोथ मॉडल जो हमारे पास 2 आते हैं बच्चों, एक इसमें है ये बताने का तरीका है इनके कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करेगी। सो देयरफॉर द नेचर फॉर अस टू बी क्यूरियस ऑफ हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन इन द नेचर बिहेव इन द सेम वे और सम सेम रिस्ट्रेंट्स टू ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? कि हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से ग्रो करेंगे, हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो करेगी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर आएगा या नहीं आएगा, या ग्रो करेगी तो किस पैटर्न पे ग्रो करेगी। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, वेयर द रिसोर्सेज food space availability is obviously essential for unimplemented growth of the population. Ideally these resources are unlimited. ध्यान से समझिएगा, हमारी पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
कि जब हमारे एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड मिलेंगे, जब हमारे एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड मिलेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियली। ठीक भाई, सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़नी है तो तीन ही चीज चाहिए। क्या तीन चीज चाहिए? खाना, कपड़ा और मकान। खाना, रहने की जगह और बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, राइट? कि कपड़ा मिल गया, रहने की ढंग की जगह मिल गई, खाना मिल गया, तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। ठीक, तो किसी भी जगह पे पॉपुलेशन के ब्लॉसम करने के लिए यही रीजंस होते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं अगर उनको मिल रही है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। अगर ये चीज अनलिमिटेड मिलती रही तो बट नेचुरल सी बात है, हर स्पीशीज बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी और पॉपुलेशन अपनी अपनी ग्रो करेगी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल में जो ये वाला है आपका, जो ये वाला है आपका, जो ये जे शेप कर्व आप देख रहे हैं, जे शेप कर्व जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप मान लिए हैं कि भैया रिसोर्सेज तो कुछ लिमिटेड है ही नहीं, ठीक, बस ऐश से जिए, तो उसमें क्या है कि हर हर ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम से रिप्रोडक्शन करेगा और उसकी पॉपुलेशन अचानक से शूट करेगी, विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जिसकी रिलेशन क्या दे रखा है? dn/dt, दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली small r into capital N. Capital N is basically your what? Capital N is basically your इंक्रीज और डिक्रीज पर यूनिट टाइम। जो बर्थ रेट है ना वो कितना टाइम के साथ बढ़ रहा है, और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर दिखा रहा है कि भैया कितनी तेजी से, किस रेट से बर्थ रेट बढ़ रहा है, राइट? सो स्मॉल आर इज इंट्रिंसिक रेट, कि कितना ज्यादा। स्मॉल आर का हमेशा मतलब होता है बच्चों किसी भी जानवर का इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जिसका स्मॉल आर जितना बड़ा होगा, इसका सीधा सा मतलब है उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा अच्छी है, राइट? सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब तब आता है? जब आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, राइट? दूसरा आता है आपके पास, दूसरा हमारे पास इसका अगर आप लॉग में इक्वेशन देखेंगे तो टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है कि इनिशियली कितनी थी और कितने रेट से टाइम के साथ बढ़ी है, राइट? सो दिस इज द अनदर इक्वेशन। दूसरी हमारे पास क्या आती है? दूसरी हमारे पास ग्रोथ कर्व आता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये बेसिकली एक रियलिस्टिक कर्व है। ये सीधे से पहली बात तो ये मानता है कि कोई भी एनवायरमेंट ऐसा नहीं है जहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। ऐसी जगह आइडियली एग्जिस्ट ही नहीं करती जहां पे खाना, कपड़ा और मकान एकदम आइडियली इतने ज्यादा अवेलेबल है कि चाहे जितना ज्यादा उतना रिप्रोड्यूस करो सब कुछ तुमको मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों को अपने अंदर फूड, शेल्टर और ये सब दे सकता है। अगर पॉपुलेशन उससे ज्यादा हुई तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन की वजह से लोग आपस में कंपटीशन की वजह से ही मारे जाएंगे। फिर होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट? दैट शुड बी क्लियर टू योर माइंड। सो रियलिस्टिक है पहली बात तो, कि इसमें माना गया है कि कोई भी रिसोर्स एनवायरमेंट में अनलिमिटेड नहीं है, हर कुछ लिमिटेड है, राइट? सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अनलिमिटेड अगर एग्जिस्ट करते तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देते कि हाँ, हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही काम है कि रिप्रोडक्शन करते रहो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहो। ऐसा वो नहीं कर रहे, राइट? यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक लेवल पे आने के बाद, जैसे मान लो ये लैंड एरिया है जो कहता है कि हम मैक्सिमम 100 लोगों को अपने अंदर रख सकते हैं, इतने लोगों का खाना, कपड़ा, मकान हम प्रोवाइड करा देंगे। अब इतने इस जगह में अगर 1000 लोग रहने चले जाएंगे तो क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन के बाद जो 100 लोग सबसे ज्यादा सुपीरियर है वो इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करेंगे, और बाकी लोग वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा एंड ऑल। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि फिर होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंसान जब एनवायरमेंट की लिमिट को क्रॉस करता है ना, तो एनवायरमेंट उस पर एक चेक पॉइंट लगाता है कि भैया मेरी कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही है, मैं इतना ही झेल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। इस कैरिंग कैपेसिटी को बच्चों हम लोग बोलते हैं के। तो ये जो कैपिटल के जो आप देख रहे हैं ना, दिस एक्चुअली डिनोट्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट आपको कितना प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने उसके लेवल से ज्यादा लेने की कोशिश की तो कंपटीशन की वजह से सब कुछ खत्म होने लग जाएगा। तो ये देखिए, यही यही वो ग्राफ है सिग्मोइड वाला। कैसे है सिग्मोइड कर्व? पहले आता है लैग फेज। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास आता है लैग फेज, दिस वन लैग फेज, है ना, लैग फेज। फिर आता है लॉग फेज, उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज। क्या मतलब होता है लैग, लॉग, स्टेशनरी का? कि पहले पॉपुलेशन जब बहुत कम होती है तो उसको जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिलते हैं, पहले तो वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि खुद ही कम है। फिर जब उसको रिसोर्सेज मिलते हैं तो बड़ी तेजी से ग्रो करती है। फिर फाइनली जब वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है जहां पे एनवायरमेंट कहता है बस भैया हम इससे ज्यादा लोगों को अपने ऊपर कैरी नहीं कर सकते, के इज बेसिकली योर कैरिंग कैपेसिटी,
उस टाइम पे पॉपुलेशन लिमिट होना स्टार्ट होती है, ये स्टेशनरी फेज में पहुंचती है, व्हाट वी कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज, राइट। सो दिस इज अ रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल, क्योंकि कभी भी इन्वायरमेंट में कोई भी चीज अनलिमिटेड प्रेजेंट नहीं है, देयर इज चेक पॉइंट टू एवरीथिंग, राइट। सो तब हमारे पास आता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। के इज बेसिकली योर कैरिंग कैपेसिटी, दैट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। के इज द कैरिंग कैपेसिटी पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर आपकी पॉपुलेशन गई तो फिर इन्वायरमेंट अपने हिसाब से सबको सॉर्ट आउट करने लगेगा कि नहीं भैया हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, इससे ज्यादा हम आपको फेवर ही नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ओके फाइन, तो ये आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर आते हैं लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन पे। व्हाट इज लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन? देखो पॉपुलेशन इवॉल्व कैसे करती है आप सबको पता है कि जिसकी भी रिप्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी जिस जानवर की, सीधी सी बात है उसकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। सो मैक्स population maximize their reproductive fitness, this is called Darwin's fitness, high value of R। मैंने आपको बार बार बताया this R, this value of R, intrinsic increase of natural, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का सीधा सा मतलब होता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि कितना ज्यादा कोई जानवर रिप्रोडक्शन करने में केपेबल है, दैट इज योर स्मॉल आर। जिस जानवर की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका स्मॉल आर उतना ज्यादा होगा, राइट। तो डार्विन के हिसाब से ना बेटा फिटेस्ट का एक ही मतलब था, क्या मतलब था? कि जितना ज्यादा तुम अच्छे एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाओ, जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाओ। डार्विन के हिसाब से एक एनवायरमेंट में जो जानवर सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो सबसे फिटेस्ट माना जाता था, ठीक है। डार्विन का मतलब ये था कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हाई, आर का मतलब जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतनी ज्यादा तुम फिटेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हो उतने ज्यादा तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, जितने बच्चे पैदा होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फाइनली तुम उस जगह पे राज करोगे, तुम ही फिटेस्ट कहलाओगे, राइट। ऑल्दो इनकी थ्योरी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें एक टर्म आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जब कोई चीज बर्थ ले रही है, तो अगर हम एक नेचुरल चीज देखें तो क्या चांसेस हैं कि ये नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ कितने साल जिंदा रह सकता है। सो दैट इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइकली ईयर्स और लाइवली ईयर्स ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल, कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल हेल्थ के हिसाब से कितने ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकता है, राइट। और दूसरी बात, अगर कोई अनइवेंटफुल एक्सीडेंट ना हो, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो काउंट नहीं होता इसमें। इसमें काउंट होता है कि अगर आप डाइट वाइट सही से ले रहे हैं, अपने एनवायरमेंट में प्रॉपरली रह रहे हैं, तो कितने ज्यादा साल आप जिंदा रहेंगे, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसमें कि जापान की सबसे ज्यादा है, राइट। फिर आते हैं एक टॉपिक जस्ट दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। नाउ व्हाट डज यू मीन बाय दिस टर्म पॉपुलेशन इंटरैक्शन? इसके बाद के पैराग्राफ आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एआर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। थोड़ा सा टाइम हमें इसमें लगेगा बट दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बड़े डिटेल से इसको बड़े प्यार से समझाऊंगी। सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय पॉपुलेशन इंटरैक्शन? पॉपुलेशन इंटरैक्शन का बच्चों मतलब होता है कि अगर एक एरिया ए है, तो मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज रह सकती हैं, जैसे मान लो ये डॉग की कम्युनिटी रह रही है, ये गोट की रह रही है, या फिर मान लो डॉग की पॉपुलेशन है, गोट की है, फिर काऊ की है, फिर ह्यूमंस की है, राइट। मैं कह रही हूँ डॉग की है, कैट की है, काऊ की है एंड ह्यूमंस की है। इस तरीके से एक ही एरिया में चार अलग अलग पॉपुलेशन रह रही हैं, चार अलग अलग जानवरों की पॉपुलेशन रह रही है। नाउ अब ये चारों जानवर की पॉपुलेशन आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से आपस में इनके रिलेशंस हैं, किस तरीके से ये सेम एनवायरनमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ऑलराइट, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का यही मतलब होता है कि जब अलग अलग पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे के साथ कितना इंटरैक्ट कर रही है, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, लाइवलीहुड बना रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। कि एक ही जगह पे अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग पॉपुलेशन के लोग एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वेदर गुड और वेदर बैड। जैसे आप एक जगह पे रह रहे हो तो हर नेबर के साथ आपके अच्छे रिलेशन हो, जरूरी नहीं है, किसी के साथ अच्छे हो सकते हैं, किसी के साथ बुरे हो सकते हैं, कभी वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट डू वी काउंट इन पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ऑल राइट, चलिए आगे आते हैं। अब दिस टेबल इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? इस टेबल से क्वेश्चन ना पूछा जाए आपके बायो के सेक्शन में इन योर एनी एग्जाम, इट इज नॉट पॉसिबल। ये टेबल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी एक ट्रिक भी है कि किस तरीके से आप इस पूरे टेबल को याद रखेंगे। दूसरी चीज, इसके एग्जाम्पल्स देखो, इस चैप्टर से दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये टेबल के आपके प्लस माइनस रिलेशंस पूछ लेंगे, दूसरे एग्जांपल्स पूछेंगे। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर इनको पॉपुलेशन इंटरैक्शन से क्वेश्चन बनाना है। वरना अगर इनको बनाना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से,
कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है, तो एक वहां से बन सकता है, राइट। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि ये आपको कुछ शब्द याद रखना आपके लिए बड़े ज्यादा जरूरी हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो आपको कुछ नहीं याद है। क्या ये टेबल, ध्यान से देखते हैं। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक एरिया में एक स्पीशीज ए रह रहा है और एक स्पीशीज बी रह रहा है। अगर इन दोनों के रिलेशंस आपस में अच्छे हैं, मतलब वो भी पहले वाले को सपोर्ट करता है, पहला वाला भी दूसरे वाले को सपोर्ट करता है, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशन भी जिसको आप बोलते हो। इसका मतलब क्या है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, हम भी उसके लिए पॉजिटिव है। ये होते हैं सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। सक्सेसफुल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि दो लोग हैं साथ में, लेकिन उनका मकसद एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करना है। किसी में एक कमी हो सकती है, दूसरे में एक खूबी हो सकती है, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और साथ में एक बेटर टीम की तरह काम करते हैं। सो दीज आर दी बेस्ट काइंड ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप दैट यू विल सी, जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके ये चीजें पॉसिबल कराते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आप लाइकेंस पढ़ेंगे, जिसमें एक साइड फंगस लगा होता है, दूसरे साइड एल्गी लगा होता है। लाइकेंस आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। एल्गी जो है ग्रीन प्लांट है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च प्रोड्यूस करता है। फंगस जो है, इसकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप बेसिकली रूट्स भी बोलते हैं, या इनको आप बेसिकली व्हाट डू यू कॉल माइसीलियम बोलते हैं इनके रूट्स को। वो क्या करते हैं, दूर दूर से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इस तरीके से फंगस इस लाइकेन में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, एल्गी इसमें स्टार्च फूड प्रिपेयर करता है। दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को पूरा करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट, जो हम सबको चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे से जलने के चक्कर में लोग हमेशा आपस में नुकसान ही करते हैं। सो कंपटीशन इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, स्पीशीज ए को भी, स्पीशीज बी को भी। नेक्स्ट इज योर प्रेडेशन एंड प्रे, मतलब शिकारी और शिकार। जो शिकारी है उसका फायदा है, शिकार का नुकसान होता है, ठीक। दूसरा आपका पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है, पैरासिटिज्म का मतलब होता है दूसरे पे बोझ, ठीक है, जैसे दूसरे पे बोझ, ठीक है। क्या है दूसरे पे बोझ, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अगर मान लो हमारे सर पे जुएं हो जाए, तो जुएं से हमें कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें नुकसान ही है। क्यों, क्योंकि वो हमारा खून चूसेगा, हमारे सर पे रहेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारा खून चूस के हमें ही अनीमिया कॉज कराएगा, ठीक। और जुए को फायदा है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ा, बना बनाया खून से न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही। जो आपके सर के बोझ होते हैं, दैट इज योर पैरासिटिज्म, राइट। फिर दो आते हैं आपके पास इंटरैक्शन जो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज कॉमनसेलिज्म एंड एमेंसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म का मतलब होता है कि एक स्पीशीज को फायदा है, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ना फायदा ना नुकसान। एमेंसेलिज्म का मतलब होता है एक को नुकसान, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, ना फायदा ना नुकसान। दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। अब पैरासिटिज्म में बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिज्म में आप पढ़ेंगे, वन इज योर एक्टोपैरासाइट, नेक्स्ट वन इज योर एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो लोग होते हैं जो आपकी सरफेस ऑफ द बॉडी पे फीड करते हैं, जैसे सर पे आपके जुएं, किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो लोग फीड कर रहे हैं, जैसे सर पे जुएं या कुत्तों में जो कीड़े लग जाते हैं, या फिर बंदर के शरीर पे जो कीड़े होते हैं, दीज आर बेसिकली योर एक्टोपैरासाइट्स, क्योंकि वो सरफेस ऑफ द बॉडी पे फीड कर रहे हैं। एंड जैसे लीच अगर आपको लग जाए, वो भी एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जैसे मान लो पेट में कीड़े पड़ना, है ना, पेट में कीड़े पड़ना, छोटे बच्चों के पेट में बड़ी आसानी से कीड़े पड़ जाते हैं। व्हाट इज दीज, दीज आर योर एंडोपैरासाइट्स। क्यों, क्योंकि ये जो एस्कैरिस नाम के कीड़े होते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी कैविटी के अंदर है। और वहां पे इन पे एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, तो उसको तो डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि हमारा ब्लड ऑलरेडी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट ही रखता है, डाइजेस्टेड फॉर्म में ही न्यूट्रिएंट्स को रखता है। तो हमारे ब्लड में जो एंडोपैरासाइट्स रह रहे हैं या इंटेस्टाइन में जो रह रहे हैं, उनको तो बना बनाया डाइजेस्टेड फूड पहले ही मिल रहा है, तो उनको तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एंडोपैरासाइट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कम डेवलप्ड होता है या ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। ऑल राइट, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। ओके, अब आपको पता है, यहां से बात करते हैं जिसमें बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, दैट इज म्यूचुअलिज्म, बोथ का लॉस हो तो कंपटीशन। दो इंटरैक्शन ऐसे हैं जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान है, वन इज योर प्रेडेशन एंड नेक्स्ट वन इज योर पैरासिटिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक का फायदा एक का कुछ नहीं, एमेंसेलिज्म में एक का नुकसान एक का कुछ नहीं, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रेडेशन
this line, that is predation, parasitism and commensalism have a common characteristic that the interacting species live closely together. ये तीनों रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें कि जो दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही है ना, वो एक दूसरे के बड़े आसपास रहते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको मार्क करा दी. राइट. अब प्रिडेशन की सबसे पहले बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्रिडेशन. प्रिडेशन का मतलब शिकारी की बात करते हैं. तो हम सबको पता है कि भैया एनर्जी कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है. मैम ये कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये जब अपना खाना खुद बनाते हैं मैम, तो जो हर्बीवोर्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स पे फीड करते हैं. जैसे हम लोग मान लो नॉर्मली जो वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं वो ऑटोट्रॉप पे फीड कर रहे हैं. तो जो एनर्जी इन्होंने सनलाइट से अपने अंदर स्टोर की वो एनर्जी ये हमें ट्रांसफर करते हैं. आपको पता होगा हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है. राइट. फिर हमने जो एनर्जी इनको खा के ली, मान लो जैसे इसको उसने खाया, बकरी ने खाया, फिर बकरी का जो एनर्जी मिला उसका 10% कार्निवोर्स लेते हैं, जो लोग बकरी खाते हैं वो लेते हैं. ठीक. तो इस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है ये प्रेडेशन, शिकारी और शिकार. क्योंकि भाई बकरी का शिकार ही तो कर रहे हैं इंसान. आजकल के इंसान वैसे भी नरभक्षी हो चुके हैं, कुछ भी खाते हैं. ये बेसिकली शिकार की तरह ही काउंट होगा. राइट. या फिर लॉयन है, वो क्या कर रहा है, गोट का शिकार कर रहा है. सो ये क्या है, बेसिकली प्रिडेशन इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर. राइट. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. जैसे कि एक टाइगर एक डियर का शिकार कर रहा है, स्पैरो सीड को खा रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हर्बीवोर को कार्निवोर फीड कर रहे हैं और हर्बीवोर किसको फीड कर रहा है, प्लांट्स को फीड कर रहा है. तो बेसिकली एक चेन चली आ रही है कि एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर होगी. ओके. सो इट इज बेसिकली अ कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर. एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का इन द होल इकोसिस्टम. ओके. अब दो तीन फायदे हैं प्रेडेटर्स के. क्या फायदे हैं प्रेडेटर्स के, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एआर में पूछा जाता है. इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेडेटर्स. पहला रोल, दैट दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रेज. प्रे की पॉपुलेशन, यानी प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं प्रेडेटर्स, है ना, कि उनकी पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा ना बढ़ जाए. जब ज्यादा बढ़ने लगेगी तो प्रेडेटर्स क्या करेंगे, उनको फीड करके खाते रहेंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, predators and prey species achieve very high population densities and causes unstable ecosystem. क्या मतलब है इसका, अगर प्रेडेशन ना हो, मतलब अगर शिकार ना हो, तो कुछ पर्टिकुलर प्रे की स्पीशीज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगी कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगी. राइट. उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगी एंड दैट विल लीड टू इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जानवर है उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, तो प्रेडेटर उनको फीड करता रहे. ऑलराइट. दूसरी चीज, when exotic species are introduced in the geographical area they become invasive and start spreading fast. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ एक्सोटिक स्पीशीज हमारे एनवायरमेंट में आती हैं और ये करती क्या है कि हमारी नॉर्मल नेटिव स्पीशीज, नेटिव का मतलब होता है जो नेचुरली हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और एक्सोटिक का मतलब होता है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, बाहर से आती हैं. तो कुछ एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर से लाई गई हैं वो इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेशन कर देती हैं कि हमारी जो नेटिव इंडियन स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है. राइट. तो यही यहाँ पे लिखा गया है, when certain exotic species are introduced in the geographical area they became invasive. invasive का मतलब है इतनी तेजी से वो उस एरिया में ग्रो करती हैं and start spreading fast. they invaded the land and does not have its natural predator. अब ये एक प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि अगर किसी भी एक एक्सोटिक स्पीशीज का कोई प्रेडेटर यानी कोई फीड करने वाला नहीं होगा तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये हमारे नॉर्मल इंडियन स्पीशीज को क्या करेंगी, खत्म करने लगेंगी, नेटिव स्पीशीज को जगह नहीं देंगी ताकि वो सरवाइव करे. ऑलराइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब जैसे देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल देखिए कि 1980s में, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, पियरली प्रिकली पियर कैक्टस जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस कराया गया था अर्ली 1920s में. इसने क्या किया था, पूरा का पूरा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कवर कर लिया था. ये इन्वेजिव कैक्टस इतना खतरनाक था कि इसका पॉपुलेशन पूरा इतनी तेजी से बढ़ता था कि पूरी की पूरी लैंड ये कवर कर लेता था. तो हमारी नॉर्मल जो स्पीशीज है उनको ग्रो नहीं करने देता था. इसका कंट्रोल तभी पॉसिबल हुआ जब इस इन्वेजिव कैक्टस को फीड करने वाला एक प्रेडेटर मॉथ आया, एक कीड़ा आया जो पर्टिकुलरली इसी इन्वेजिव कैक्टस को फीड करता था.
जब इस कीड़े ने, इस प्रेडेटर ने इनको फीड करना, खाना स्टार्ट किया, तब जाके कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई, राइट। और ये सेम कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके प्रेडेटर्स को खेतों में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज्यादा ग्रो ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा ग्रो करेंगे, इनके प्रेडेटर्स मतलब इनको फीड करने वाले जाके इनको खा जाएंगे। दैट विल लीड टू दिस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, गंबूजिया फिश, जो मलेरिया में आपका एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, गंबूजिया फिश का यूज करते थे। क्यों? क्योंकि ये फिश पर्टिकुलरली क्या करती थी, आपके लार्वा को फीड करती थी। लार्वा को फीड करेगी तो व्हाट विल हैपन, कि ना लार्वा बचेगा, ना फीमेल एनोफिलीज बनेगी, ना डिजीज फैलेगा। इस तरीके से ये बायोलॉजिकल एजेंट हमारे डिजीज को भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे भी प्रेडेटर का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। So this line is understood that predators help in maintaining species diversity in a community. सीधी सी बात है, अगर लैंड एरिया इतना ही है तो प्रेडेटर जब तक प्रे की स्पीशीज को कम नहीं करेगा, तब तक दूसरी स्पीशीज को मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ पे ग्रो करने का। तो पॉपुलेशन को पहली बात कंट्रोल करता है, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, राइट। अब कैसे, देखिए जरा यहाँ पे, जो रॉकी आइलैंड है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का, वहां पे जो स्टारफिश फिश्तर थी, ये एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी, ठीक। हमने देखा एक एक्सपेरिमेंट में कि अगर मैंने ये पॉन्ड से पूरी स्टारफिश निकाल दी, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन एन ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब समझना ये कहना क्या चाहते हैं, ये इस पॉइंट को ऐसे समझाना चाहते हैं कि सपोज करो कि एक एरिया में दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। अगर एक स्पीशीज को फीड करने वाला प्रीडेटर नहीं होगा, अगर इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो होगा क्या कि इस पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे सेम रिसोर्स को यूज करने के लिए। अब इन दोनों में से जो सुपीरियर होगा, जैसे मान लो ए वाला सुपीरियर है, अपना फिटनेस इसकी ज्यादा है, तो ये बी वाले को दबा देगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी उस एरिया की खत्म हो जाएगी। डाइवर्सिटी का मतलब टाइप्स ऑफ स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, अब सिर्फ ए ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भी प्रेडेटर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यही यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब मैंने अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से स्टारफिश पिस्टल को हटा दिया, तो ये एक प्रेडेटर था, जैसे ही आपने प्रेडेटर को हटाया 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि इनको अब कंट्रोल, जो प्रे था इनका जिसपे ये फीड करते थे, वो गायब हो गया। बट नेचुरल सी बात है, पूरी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। ऑल राइट, so दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब ये है कि प्रेडेटर सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसको प्रे की अवेलेबिलिटी हो। आपने एक जोक सुना होगा, एक डॉक्टर से एक पेशेंट कहता है कि मेरे दांत में कीड़े हैं, क्या करें कि ये बीमारी ठीक हो जाए, दांत के कीड़े हट जाएं। डॉक्टर कहता है एक काम करो, तुम खाना खाना बंद कर दो, कीड़े मर जाएंगे। तो पेशेंट के दिमाग में ख्याल आता है कि इससे हम भी तो मर जाएंगे। सेम वही चीज है यहाँ पे, जैसे ही प्रे की पॉपुलेशन खत्म होगी, तो भैया प्रेडेटर का खाने को कुछ बचेगा नहीं, जब इसको खाने को कुछ नहीं बचेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन बड़ा प्रूडेंट है। अगर प्रे खत्म हुआ तो प्रेडेटर अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऑल राइट, ओके फाइन। अब कुछ जगह पे प्रेडेशन यानी प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ जानवरों ने अपना स्पेसिफिक तरीका निकाला है कि हम उनसे बच सकें। सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा कीमोफ्लेज। कीमोफ्लेज का मतलब होता है जैसे गिरगिट वगैरह सेम एनवायरमेंट का रंग ले लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स सेम आपके ग्रीन कलर के एनवायरमेंट की तरह होते हैं, ताकि दूर से इनके प्रेडेटर्स इनको पहचान ना पाए कि ये कीड़े हैं कि पत्ते हैं, ठीक, ताकि ये अपने प्रेडेटर्स से बच पाए। दूसरी चीज, जो मोनार्क बटरफ्लाई है, ये इतनी डिस्टेस्टफुल होती है, इतनी ज्यादा खराब लगती है खाने में कि कोई प्रेडेटर इसको खाना ही नहीं चाहता। इस तरीके से ये क्या करती है, प्रेडेटर से अपने आप को बचाती है। और ये इस पे केमिकल जो आता है डिस्टेस्टफुल वाला, वो आता कैसे, वो जब बटरफ्लाई अपने मोथ स्टेज में रहती है ना, तभी ये सब पॉइजनस वीड्स पे फीड कर करके ये केमिकल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आपका ये एकेसियस और कैक्टस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है। इसमें क्या है, ये कैक्टस में ये जो नुकीले नुकीले लगे रहते हैं, ये इसीलिए लगे रहते हैं ताकि कोई प्रेडेटर इनको फीड ना कर पाए, खाने ना पाए, ताकि इनकी पॉपुलेशन कोई कम ना कर पाए, ओवर एक्सप्लॉइट ना कर पाए, राइट। उसके बाद और एक मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो कैलाट्रोपिस है, आपने देखा होगा कि खेतों में बड़े बड़े कैलाट्रोपिस लगे रहते हैं, लेकिन उस पर कोई जानवर फीड नहीं करता। क्यों फीड नहीं करता?
क्योंकि इसमें पॉइजनस जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो कि अगर कोई भी जानवर खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए कोई जानवर इसको खाना ही नहीं चाहता। तो टॉक्सिक केमिकल्स बना के भी ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रेडेटर से खुद को प्रेडिक्ट करते हैं। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं कंपटीशन पे। डार्विन ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। व्हाट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? कि भैया अगर एक ही जगह पे दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो बट नेचुरल सी बात है कि जिसकी ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो उतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उतनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो उतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो जो इस एनवायरमेंट के हिसाब से फिटेस्ट होगा ना, वही सर्वाइव करेगा, दूसरा वाला एक्सटेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डार्विन्स सर्वाइवल फिटनेस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। डार्विन ने क्या कहा था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होगा। मतलब दो स्पीसीज में जब कंपटीशन होगा तो एक कोई अगर ज्यादा बेटर होगा, फिटेस्ट होगा, तो वो ग्रो करेगा, दूसरा वाला एक्सटिंक्ट हो जाएगा, राइट। सो ही बिलीव दैट कंपटीशन विल अकर इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज व्हेन द सेम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सीधी सी बात है, कंपटीशन होगा कब? जब दोनों स्पीशीज एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स पे फीड कर रही हूं और वो रिसोर्स लिमिटेड हो, मतलब हद से ज्यादा ना हो, एक लिमिट में प्रेजेंट हो। ऑलराइट, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कई बार टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो शैलो साउथ अमेरिकन लेक में, जिसमें फ्लेमिंगोज आती हैं एंड रेजिडेंट फिश compete फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज जूप्लैंक्टन। मतलब जो फ्लेमिंगो है और जो फिश है वो दोनों अपने खाने जूप्लैंक्टन के लिए कंपटीशन कर रही हैं, जो कि दोनों के लिए सेम है। दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं भाई, फ्लेमिंगो अलग है, फिश अलग है, स्पीशीज ही पूरी अलग है, लेकिन फिर भी सेम रिसोर्स के लिए फीड कम्पीट कर रही हैं, राइट। हाँ, और दूसरी बात क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बार रिसोर्स लिमिटेड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लो दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, और रिसोर्स अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा होता है कि ए स्पीशीज के प्रेजेंस में दूसरा वाला इफेक्टिवली इसको यूज नहीं कर पाता है, तब भी क्या होता है, कंपटीशन अराइज होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interacting inhibitory presence of the other species। मतलब जब दो स्पीशीज प्रेजेंट होंगी तो जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटेड हो, रिसोर्स अनलिमिटेड है, लेकिन एक के प्रेजेंस में दूसरे वाले की फीडिंग एफिशिएंसी, जो यूज करने की कैपेसिटी थी, वो कम हो जाती है। इस वजह से एक सर्वाइव करता है, दूसरा नहीं कर पाता है। अब कंपटीशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ द स्पीशीज इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ आर। आर इज योर इंट्रिंसिक इंक्रीज, जिसको आप लोग बेसिकली किससे कहते हो, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से मेजर करते हैं, राइट। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अच्छा, ये जो ऊपर वाली बात थी कि कैसे रिसोर्स लिमिटेड नहीं है लेकिन दो स्पीशीज आपस में क्या करती हैं, कॉम्पीट करने लगती हैं, यहाँ पे समझाया गया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाह रहे हैं तो ध्यान से समझिए। एबेंडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन द डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द आइलैंड। एक आइलैंड था जिसको हम बोलते थे गैलापागोस आइलैंड। इस आइलैंड पे दो लोग रहते थे, टॉर्टोइज और गोट। जैसे ही गोट आया वैसे इस आइलैंड पे खाने को सब कुछ मौजूद था, लेकिन टॉर्टोइज एक्सटेंट हो गया। क्यों? क्योंकि गोट की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी चरने की कि ये ज्यादातर रिसोर्सेज को खुद यूज करता था, जिसके लिए टॉर्टोइज के लिए रिसोर्सेज बचते नहीं थे। तो नेचुरल सी बात है कि एक के आने की वजह से दूसरे की एफिशिएंसी कम हो गई और वो एक्सटेंट हो गया, राइट। उसी तरीके से कनोवियल एलिफेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है, रॉकी सी कोस्ट में स्कॉटलैंड में लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर ब्रेंकल्स बैलेनस dominate the intertidal area and excludes the branchial cathalamus from that zone। मतलब एक ही जगह में अगर दो तीन लोग प्रेजेंट हैं तो उसमें से जो सुपीरियर होगा, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, वो फिट होगा, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, दूसरे को भगा देगा वहां से, रहने नहीं देगा, उसको एक्सक्लूड कर देगा, राइट। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। फिर आता है बेटा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, that two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently and the competitively inferior will be eliminated eventually। वही चीज कह रहा है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, बस लॉ के फॉर्म में कह रहा है। क्या? कि जब एक ही एरिया में दो स्पीशीज रह रही हैं, ए एंड बी, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक साथ चल पाए। क्यों? क्योंकि अगर एक ज्यादा फिट और ज्यादा बढ़िया होगी तो दूसरे को कंपटीशन की वजह से एलिमिनेट कर देगी, खत्म कर देगी, राइट। यही कहा गया है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
ज्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक, बट इट मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। सिर्फ तभी सही है जब रिसोर्स लिमिटिंग है। अगर रिसोर्स ही अनलिमिटिंग है तो जरूरी नहीं है प्रिंसिपल फॉलो हो, राइट? अब इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। क्या? इंटर स्पेसिफिक, आपका ये जो बोलते हैं पार्टनरशिप या फिर रिसोर्स पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई बार जो स्पीशीज कंपटीशन को फेस कर रही हैं, ये ऐसे तरीके मैकेनिज्म्स भी ला सकती हैं जिसकी वजह से ये कंपटीशन को अवॉइड करें। जैसे ये को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करें। कैसे को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करें? मतलब किसी एक को निकाल के ना फेंके, दोनों साथ साथ चले। कैसे? इसको, इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब मान लो ये बड़े सा लैंड है जिसपे रिसोर्स अवेलेबल है, दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। ए वाली सुपीरियर है, बी वाली इंफीरियर है, तो जरूरी नहीं बी वाली हट जाए। ये दोनों आपस में रिसोर्सेज को बांट ले कि हाँ भैया हम ये यूज करेंगे, तुम ये यूज करो। इस तरीके से जब ये मिला जुला के काम करेंगी तो नेचुरल सी बात है कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक, फिर दूसरे पे आता है पैरासिटिज्म पे। पैरासिटिज्म में क्या होता है? जिसको आप बोलते हो बेसिकली बोझ, कि फ्री लॉजिंग ऑफ मील्स। किसी एक होस्ट पे चले जाओ, उसके शरीर से आप तुम फ्री के मील्स निकालते रहो। अब पैरासिटिज्म में आपको दो चीजें समझनी है। पहली बात तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कई पैरासाइट कुछ एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर ही फीड करते हैं, हर किसी के ऊपर फीड नहीं करते, पर्टिकुलर स्पीशीज के पर्टिकुलर होस्ट पे फीड करेंगे। दूसरी चीज, पैरासाइट एंड होस्ट को इवॉल्व का मतलब दोनों साथ साथ टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक, लाइफस्टाइल में, पैरासाइट में सब कुछ को इवोल्यूशन होता है। जैसे कि अब टाइम टू टाइम पैरासाइट्स ने ना कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज को लूज कर दिया, जैसे कि एडहेसिव ऑर्गन, सकर्स, क्लिंक। ध्यान से समझना ये क्या कह रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप बात करें किसकी, आप एंडोपैरासाइट की बात करिए। एंडोपैरासाइट में स्पेशल अडेप्टेशन होता है। क्या स्पेशल अडेप्टेशन होता है? लॉस ऑफ अननेसेसरली सेंस ऑर्गन। भाई जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको तो कुछ सेंस करने की जरूरत ही नहीं ना। जो बॉडी के बाहर है उसको सेंस करने की जरूरत है कि कोई उसको मार ना दे, उसको काट के फेंक ना दे, हटा ना दे। जो बॉडी के अंदर है उसको सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उनको चिपकने की जरूरत है कि हाँ भैया इंटेस्टाइन से चिपके रहे, तो उनके पास एडेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए जैसे कि सकर्स एंड क्लिंग्स, ताकि वो होस्ट से चिपके रहें। और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने चाहिए क्योंकि उनको कुछ डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, बॉडी के अंदर सब कुछ डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलता है। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। ये कुछ फीचर्स होते हैं आपके एंडोपैरासाइट के जो कि बड़े स्पेसिफिक से होते हैं, राइट? अब जैसे देखिए मलेरियल पैरासाइट की बात करिए जो कि प्लाज्मोडियम है। ये वेक्टर की तरह मॉस्किटो को यूज करता है। ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैलता रहता है। और ये जो होस्ट है, ठीक है, ये जो होस्ट है इसको यूज करता है अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैरासाइट जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करता है दैट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता सकती हूँ। जैसे ह्यूमंस में जो टिक्स होते हैं या डॉग्स में जो टिक्स होते हैं, लाइज इन ह्यूमंस, शरीर पे जो आपके जुएं निकल जाते हैं या जो कीड़े आते हैं डॉग्स और कैट्स पे, वो सब। अब एक्टोपैरासाइट जो होते हैं ना, इसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेज प्लांट होता है, राइट? प्लांट उसको क्लोरोफिल की वजह से स्टार्च बना के देता है, कसकटा शांति से उससे अपना स्टार्च लेता रहता है। तो प्लांट से कसकटा तो फायदा ले रहा है, लेकिन आज सच प्लांट को क्या हो रहा है? पैरासिटिज्म की वजह से नुकसान हो रहा है, राइट? सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, अलग अलग साइट पे रहते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स। एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वेरियस लार्वल स्टेजेस एंड ऑल होते हैं, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर टू यू माइंड। नाउ व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब है बेटा ये बर्ड वाला। आपने सुना होगा ना कि कौवा अपने अंडे जो है कोयल में देता है। क्यों? क्योंकि कोयल के अंडे और कौवा के अंडे सेम दिखते हैं। तो कौवा क्या करता है, कोयल की नेस्ट में जाके अंडे दे देता है। कोयल को लगता है कि ये उसके अंडे हैं और कौवा जो है उसके अंडे गिरा देता है। कोयल अपने अंडे अपने बच्चे समझ के उसको पालती रहती है। बाद में जब अंडा हैच करता है, जब एग्स हैच करते हैं तो पता चलता है कौवे के अंडे हैं। सो दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। यहाँ पे एक के नेस्ट में दूसरे वाले बर्ड ने आके अपना एग को ले किया और दूसरी बर्ड उसको पाल रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका बच्चा है, फाइनली उसका है नहीं वो, राइट? सो ये बर्ड्स में देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉमन सैलिज्म में। कॉमन सैलिज्म का एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में इधर लिखवा रखा है। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक बात समझो कि इसमें एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है।
जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पूरी एनसीईआरटी है इसमें। कैसे? जैसे कि एक ऑर्किड है जो कि ग्रो कर रहा है मैंगो ट्री पे, तो मैंगो ट्री को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऑर्किड को तो फायदा है। कैसे फायदा है? भैया उसको फ्री का एक सरफेस मिल रहा है ग्रो करने के लिए, फ्री का सपोर्ट मिल रहा है मैंगो ट्री से ग्रो करने के लिए, तो उसको तो फायदा है। मैंगो ट्री को ना फायदा है ना नुकसान है। सेम उसी तरीके से ब्रैंकल्स जो होते हैं, वेल के पीठ पे लदे रहते हैं, इससे क्या होता है कि जैसे जैसे वेल आगे शिकार करता है तो जो खाना मिलता है वो ब्रैंकल्स, जैसे वेल पूरा तो खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत साइड का छूट जाता है, तो जो छूट जाता है ये ब्रैंकल्स खा लेते हैं। तो इससे वेल से इनको फायदा है, इनको मेहनत करनी नहीं पड़ रही, वेल शिकार कर रहा है, खाना इनको फ्री में मिल रहा है, वेल को ना फायदा है ना नुकसान है। ठीक। दूसरी चीज, कैटल एग्रीगेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल्स। आपने देखा होगा कि जो जहां पे कैटल्स, जहां पे ये जो गाय भैंस चरने जाते हैं, इसमें ना कैटल एग्रीगेट ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? उसके आसपास, क्योंकि गाय भैंस जब चरने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, खेतों को डिस्ट्रॉय करेंगे, खेतों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कीड़े मकोड़े निकलेंगे। तो अगर कैटल एग्रीगेट्स गाय भैंस के पैर पे के साथ चलते रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि जब खेतों में पहुंचेंगे इनको फ्री के कीड़े खाने को मिलेंगे, इनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चौथा क्या है? सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश। सी एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, मतलब ये खुद को बचाने के लिए दूसरे प्रेडेटर्स से इनके पास एक औजार होता है स्टिंगिंग टेंटिकल्स का, ये इसकी पीठ पे चिपक जाती है क्लॉन फिश। तो सी एनिमोन तो बचता ही बचता है अपने प्रेडेटर से, क्लॉन फिश फ्री की बचती रहती है, इसको ना कुछ मेहनत करनी ना कुछ, फ्री का बच रहा है प्रेडेटर्स से। सी एनिमोन को ना इससे कोई फायदा है ना नुकसान है। तो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सैलिज्म। कॉमन सैलिज्म का मतलब होता है एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेटा मतलब होता है जब दोनों को फायदा हो एक दूसरे से। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइकेंस, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फंगस एंड एल्गी। एल्गी चूंकि प्लांट है तो वो फूड प्रोवाइड करता है, फंगस चूंकि तुम्हारा क्या है, उसमें बड़े बड़े रूट्स, हायर लाइक रूट्स होते हैं, तो वो आपका वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की लाइफ इजी बनाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज बेसिकली एन एसोसिएशन जहां पे हायर प्लांट्स के रूट्स और साथ में फंगस का एसोसिएशन होता है। फिर से वही काम, फंगस वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेगा, प्लांट के जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, फंगस को स्टार्च प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चीजें चलती हैं। फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है फिग ट्री और वैस्प के बीच में। फिग ट्री और वैस्प क्या है बेटा? वैस्प उसका बेसिकली पोलिनेटर होता है। फिग ट्री क्या करता है, ध्यान से समझना यहाँ पे कैसे रिलेशन चलता है। जो फिग ट्री है बच्चा, ये अपने अंदर अपने सीड जो प्रोवाइड करता है ना, उससे दो फायदे हैं वैस्प को। वैस्प जो है इसको खाने के लिए भी यूज करता है, इससे अपना नेक्टर वगैरह बनाता है, अपने खाने पीने के लिए यूज करता है। दूसरी चीज, स्पेस यूज करता है, इसमें ये अपने क्या करता है, एग्स को ले करता है। और प्लांट को इससे क्या फायदा है, जब ये अपने एग्स को ले करता है ना, वैस्प स्पीशीज, एक फिग ट्री से दूसरे फिग ट्री में, तो इस तरीके से फिग ट्री का पॉलिनेशन होता है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, फिग ट्री का पॉलिनेशन होता है, वैस्प को खाने और रहने की जगह मिल जाती है उसके एग को। इस तरीके से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है बिटवीन फिग ट्री एंड वैस्प ट्री। कई बार तो ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का फैग, एक पर्टिकुलर स्पीशीज फिग ट्री, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के वैस्प के साथ ही पॉलिनेट करेगा। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यही यहाँ पे लिखा है, कोएवोल्यूशन होता है। कोएवोल्यूशन कैसे होता है बच्चों? कोएवोल्यूशन इस तरीके से होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप में कि भैया जो प्लांट है, एनिमल उसको पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है, बदले में प्लांट जो है वो एनिमल को क्या कर रहा है, फ्रूट दे रहा है और साथ में एग ले करने के लिए जगह दे रहा है। सो दिस इज कोएवोल्यूशन, राइट? जो कि और एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक पर्टिकुलर फिग ट्री एक पर्टिकुलर वैस्प की स्पीशीज से ही फर्टिलाइज होगा या पॉलिनेट होगा। एक टर्म आता है चीटर्स। चीटर्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ वैस्प बदमाश होते हैं, वो प्लांट से उसका नेक्टर और फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, अपने एग भी लेकर देते हैं, लेकिन उसका पॉलिनेशन नहीं करवाते। जैसे बचपन में होती थी ना कि आप लोग दो सीट पे आगे पीछे बैठते थे, आगे वाले से बोलते थे ऐसा करो तुम ये चैप्टर पढ़ के आओ, पीछे वाले ये चैप्टर पढ़ के आओ। तो तुम तो उसके भरोसे कुछ चैप्टर पढ़ के गए थे, उसने तुमसे पूछा, तुमने सारे आंसर बता दिए, सामने वाले ने तुमको रिवर्ट करके बताया नहीं, तुम फेल हो गए। दैट इज बेसिकली चीटर्स। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यही लिख रखा है कि 1 to 1 रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कुछ पर्टिकुलर वैस्प और फिग के बीच में। क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम इतने ज्यादा स्पेसिफिक हो चुके होते हैं कि एक पर्टिकुलर फिग स्पीशीज एक पर्टिकुलर वैस्प की स्पीशीज से ही पोलिनेट होगा। ठीक है, दूसरी बात आते हैं बेटा आपके इस पे, व्हाट यू कॉल दिस वन,
मेडिटेरियन ऑर्किड्स पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूडो कॉपुलेशन। पूरी कहानी समझ लो है क्या। ये जो मेडिटेरियन ऑर्किड के पौधे हैं बेटा, ये बड़े खूबसूरत होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं। तो मेल, ये जो मेल आपके बेसिकली वैस्प हैं, जो मेल वैस्प हैं, इनको लगता है कि ये कोई फीमेल वैस्प है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले जाते हैं और वहां पे उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कॉपुलेट करते हैं प्लांट के साथ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये फीमेल पार्टनर है। एक्चुअली में ये कोई फीमेल पार्टनर नहीं, ये एक प्लांट है। तो जब ये इसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो इनके बॉडी पे इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं और फिर ये मेल पार्टनर जाके दूसरे प्लांट के साथ क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअली। इस तरीके से जब ये कॉपुलेशन का एक्ट परफॉर्म करते हैं तो एक प्लांट का पोलन ग्रेन इन पे चिपकता है, दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सूडो कॉपुलेशन। सूडो कॉपुलेशन क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये जो मेडिटेरियन ऑर्किड है, ये कोई फीमेल वैस्प नहीं है, ये एक पौधा है, लेकिन मेल बी को लगता है, मेल वैस्प को लगता है कि ये कोई फीमेल प्लांट है और इस भ्रम में आके वो उसके साथ कॉपुलेशन कर लेता है। इस वजह से पूरा पॉलिनेशन होता है एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज सूडो पॉलिनेशन। दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे थे जो आपको मैं अलग से करवाना चाहूंगी, इसमें पेजेस ऐड करके। ठीक है, लेट्स ऐड सर्टेन पेजेस और इसमें आपको मैं सर्टेन चीजें बता दूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो आने वाले एग्जाम्स में, चाहे पेपर कितना भी टफ बन जाए। एमेंसालिज्म की बात करते हैं। एमेंसालिज्म की जब मैम आपने बात की तो आपने बताया एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में एक को फायदा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके मैम। अच्छा, एमेंसालिज्म का अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो बेस्ट आप सोच सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यू नो अबाउट एमेंसालिज्म? एमेंसालिज्म का आप क्या सोच पा रहे हो कि मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसका कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ रहा हो? एनीवन? सॉरी, मैं ये भूल गई हूँ कि ये लाइव क्लास नहीं है ना। मैं ये कभी कभी भूल जाती हूँ, माफ करना मुझे। देखो, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा अबाउट एंटीबायोटिक्स। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स में। कैसे? एक फंगस था पेनिसिलियम, जो कि जब ग्रो करता था ना, ये पेनिसिलियम फंगस जब ग्रो करता था तो ये एक एंटीबायोटिक बनाता था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसका नाम था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन बनाने की वजह से इसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते थे और इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, तो हमें इससे देखो, अब ध्यान से समझना कैसे, अब ध्यान से समझना कैसे, ये आपका कैसे एंटीबायोटिक जो है, ये एग्जाम्पल कैसे हो गया आपका इसका। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन बनने की वजह से कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, बैक्टीरिया मर जा रहा है, तो ये उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन एज सच फंगस को कोई थोड़ी फर्क पड़ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम मरो या जिंदा रहो, वो तो अपने अंदर से एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और वो केमिकल क्या करता है, बैक्टीरिया या वायरस को अपने पास ग्रो नहीं होने देता। तो तुम मरो या जिंदा रहो, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें तो उसको कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको क्यों ही फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया का, कि जब एंटीबायोटिक बनता है तो इस तरीके से क्या है, ये जो एंटीबायोटिक बन रही है पेनिसिलिन, ये बैक्टीरिया को नुकसान कर रही है लेकिन फंगस को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एंटीबायोटिक का भूल जाएं तो सपोज करिए जब एक एलिफेंट स्टेप करता है, एलिफेंट एलिफेंट स्टेपिंग ऑन आंट्स, जब एलिफेंट चलता है, इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है कि आंट के जो बरोज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आंट के जो बरोज हैं बेसिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, आंट का। एलिफेंट को फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। ये भी आपका एमेंसालिज्म का एग्जांपल है, दैट यू शुड नीड टू नो। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि वन लाइनर। सबसे पहले वन लाइनर आपके लिए क्लियर होना चाहिए। हमने जो ग्रोथ पढ़ा, ग्रोथ मॉडल्स पढ़े,
ग्रोथ मॉडल्स में आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास दो ग्रोथ मॉडल है। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, एक हमारे पास लॉजिस्टिक है। एक हमारे पास क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। ठीक, लॉजिस्टिक को ही हम लोग रियलिस्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे एनवायरमेंट में यही होता है। कभी कोई ऐसा नहीं है कि भैया ऐसा हो गया कि अरे भैया बहुत रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। एक्सपोनेंशियल वाला हाइपोथेटिकल होता है, लॉजिस्टिक वाला रियल होता है। ठीक, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक वाले को हम, एक्सपोनेंशियल वाले को हम लोग ज्योमेट्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भैया हमारे पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, जितना ज्यादा ग्रो करना चाहते हो ग्रो करो। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल में आपको क्या समझ में आना चाहिए? रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हैं तब कोई भी ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम अपना ग्रो करता है। इसमें क्या माना गया है? सबसे पहली लाइन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लॉजिस्टिक वाला होता है, दिस इज जे शेप्ड कर्व। इसका जो ग्राफ बनता है ये जे शेप्ड कर्व बनता है। इसका सिग्मोइड शेप बनता है। इसका कैसा बनता है बच्चों? सिग्मोइड शेप कर्व बनता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। फिर उसके बाद इनके इक्वेशंस आते हैं, जैसे dn बाई dt का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो की एक टाइम में, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r एंड n, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड n, जिसको आप लोग अगर लॉग में लिखें तो ऐसे भी लिखते हैं कि n एट अ टाइम, मतलब पॉपुलेशन एट अ टाइम इज इक्वल टू इनिशियली लॉग rt, किस रेट से बढ़ रही है कितने टाइम में। जबकि जो इसका इसका है आपका, ये क्या है? dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन k माइनस एन अपॉन k। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक, ये आपका पूछा जाता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपका पूछा जाएगा इक्वेशन। ठीक, आपको हमेशा ध्यान रहना ही रहना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपके कुछ पर्टिकुलर आपके एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं चाहूंगी कि आप एक बार पढ़ें जरूर। ठीक है, क्या है ये एग्जाम्पल्स? सबसे पहली बात बेटा, वैसे तो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट आपसे हटा दिया गया है, एनवायरमेंट वाला फैक्ट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट वाला फैक्ट आपसे हटा दिया गया है। मैं कुछ एबायोटिक फैक्टर्स की बात करती हूँ जिससे कि आपका पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है जिससे आपकी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है? फर्स्ट इज योर टेम्परेचर। क्या भैया टेम्परेचर से अफेक्ट होती है पॉपुलेशन? ये आपका सबसे पहली बात तो इट इज मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट पॉइंट, क्योंकि कोई भी जानवर कितने इन्वायरमेंट में रह सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहाँ सर्वाइव करेगा और कहाँ नहीं करेगा। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत एक मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा झेल सकते हैं। इसमें दो शब्द आप पढ़ेंगे, स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। देखो स्टीनोथर्मल का क्या मतलब है? स्टीनोथर्मल का मतलब है दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर 25 से 50 के बीच में है तो ये सर्वाइव करेंगे, इसके बाद ये मर जाएंगे। या मान लो 10 से 20 के बीच में ये सर्वाइव करेंगे या मर जाएंगे। मतलब ये जो लिमिट है कि हाँ एक रेंज में ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे, दिस इज स्टीनोथर्मल। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल। व्हाट इज यूरीथर्मल? कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इनमें टॉलरेशन की पावर ज्यादा है। राइट, तो पहला तो आपका टेम्परेचर हो गया। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर। वाटर भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक, एक्वेटिक के हिसाब से तो और ज्यादा। अगर आप एक्वेटिक लाइफ को कंसिडर कर रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को कंसिडर करेंगे तो फिर हमारे पास दो टर्म्स आएंगे समझने के लिए। एक है आपका स्टीनो हलाइन और एक है आपका यूरी हलाइन। यूरी हलाइन समझिएगा क्या है बेटा? स्टीनो हलाइन का मतलब है कैन नॉट टॉलरेट, कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कितने भी खारे पानी में डाल दोगे तो ये जिंदा रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर, इससे ज्यादा नमक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसमें मर जाएंगे। ये एक्वेटिक लाइफ जानवरों की मैं बात कर रही हूँ।
एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ कि एक्वेटिक लाइफ में कैसे ये सर्वाइव करेंगे। यूरी अलाइन का मतलब क्या होता है? यूरी अलाइन का मतलब है कैन टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब इनको कहीं पे भी डाल दो, कितने भी खारे पानी में डाल दो, ये सर्वाइव कर जाएंगे। दीज आर कॉल्ड दिस वन, राइट? दीज आर समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक, एक ग्राफ आता है। अब लाइट, इसकी बात सुन ले। एबायोटिक फैक्टर्स में ये चीज हो गई। नेक्स्ट, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वाटर के बाद, लाइट। कि लाइट की अवेलेबिलिटी क्या है। मैक्सिमम लोगों के लिए लाइट की कोई ऐसे लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि लाइट सबको मिल जाती है। और लाइट के बाद चौथा आपके पास आता है सॉइल, कि सॉइल की क्वालिटी क्या है। ये चार ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, राइट? फिर एक टॉपिक आता था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, कि हमें ये तो पता है कि हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बट हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स से रिस्पॉन्स करने के लिए कितने तरीके के जानवर हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इसके लिए एक ग्राफ है। ध्यान से समझना, ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, INV का मतलब एनवायरमेंट, और एक होता है बच्चों इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक लाइन जो मैं बना रही हूं और एक लाइन में ये बना रही हूं और एक लाइन में ऐसे बना रही हूं, समझिएगा, मैं अभी आपको सबको लेबल करा रही हूं। दीज आर योर रेगुलेटर्स, मार्किंग समझिएगा, दीज आर योर कॉन्फॉर्मर्स और दीज आर योर पार्शियल रेगुलेटर्स। अब आप कहेंगे मैम मैं कैसे मान जाऊं, आप किसी को कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, A is your conformers, B is your regulators, C is your partial regulators। समझिएगा क्या कहना चाह रही हूं। इसके लिए मैं एक पेज एक्स्ट्रा लूंगी आपको समझाने के लिए। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि अगर बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो कुछ जानवर ऐसे होंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो तुरंत अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे उस टेम्परेचर में खुद को सर्वाइव कराने के लिए। और कुछ ऐसे होंगे कि कहेंगे नहीं, जैसे हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है, 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, उससे ना ज्यादा ना कम। 38 से ज्यादा होगा तो फीवर आने लगता है, राइट? तो बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी बरसात हो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज होम्योस्टेसिस, यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है। क्या चीज समझने वाली है आपके? क्या चीज समझने वाली है आपके ये? लेट्स एक बार फिर से मूव कराना पड़ेगा। एक टर्म आता है विच इज नोन एज होम्योस्टेसिस, विच इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस का बेटा क्या मतलब होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है the ability the ability to maintain the ability to maintain the consistency of its internal environment, of its internal environment। मतलब बाहर का कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। जिस भी जानवर के पास ये क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो अपने इंटरनल, अपने बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को फिक्स रख सकता है, मेंटेन कर सकता है, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। वन थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट ऑफ वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भले भूचाल आ जाए, जो जानवर खुद के इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकता है, दीज आर नोन एज रेगुलेटर्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं, रेगुलेटर्स कौन होते हैं बच्चों? रेगुलेटर्स आर दोज हु कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। मतलब कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, सर्दी बरसात गर्मी, वॉट एवर हैपन्स, डजेंट मैटर एट ऑल, वो अपने बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को फिक्स रखेंगे। उनका टेम्परेचर अगर 37 होना चाहिए तो 37 ही होना चाहिए। जैसे हम लोग, चाहे बाहर कितनी भी ठंडी पड़ जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर माइनस में नहीं जा सकता। क्यों?
हमारी बॉडी तुरंत शिविर करने लगेगी, शिविर करके हीट प्रोड्यूस करेगी ताकि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो। गर्मी पड़ने लगेगी तो हमारी बॉडी स्वेट करने लगेगी ताकि हीट को निकाला जा सके और हमारी बॉडी 37 को मेंटेन कर सके। सो वी आर रेगुलेटर्स। ठीक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दैट वी आर रेगुलेटर्स। दूसरी बात आती है व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स देन। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? हु कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो जानवर अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरमेंट या इंटरनल फिजियोलॉजी को मेंटेन ना कर पाए, दीज आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। वो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, चेंजिंग चीजों के साथ अपने आप को चेंज करते रहेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स आर योर कॉन्फॉर्मर्स। रेगुलेटर्स में एग्जाम्पल क्या आते हैं? ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, सारी के सारे चिड़िया और जितने भी मैमल्स हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है बच्चों कि ये अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स। जब आप वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स वगैरह जो हैं वो अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अपने इंटरनल एनवायरमेंट होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस को बच्चों मेंटेन करना, इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। Energetically, it is basically energetically expensive process। हर कोई के पास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती कि हर कोई ये प्रोड्यूस कर पाए। रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब होता है कि हाँ, एक लेवल तक वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, एक लेवल के बाद नहीं कर पाएंगे। दीज आर पार्शियल रेगुलेटर्स, मतलब दोनों के बीच में। ठीक, ये एक चीज हो गई। ठीक है, माइग्रेशन आपने सुना होगा कि कई जानवर क्या करते हैं, टेम्परेचर से बचने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स है ना, जब बहुत ठंडी पड़ती है तो क्या करते हैं ये लोग, राजस्थान भरतपुर में आ जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर किलाडो नेशनल पार्क में फेवरेबल होता है। और जैसे ही वापस से गर्मी का सीजन आता है ये वापस से अपनी जगह पे चले जाते हैं। फिर आपने सस्पेंड भी सुना होगा कि कुछ बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस पर्टिकुलर स्पोर्स बना लेते हैं और ये स्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं। जब इनकी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये जर्मिनेट नहीं करते। ठीक है, मैं आपको इसके भी नोट्स बनवा देती हूँ ताकि आपके लिए ये भी बड़ा इजी सा हो जाए। फिर आपने एक शब्द सुना होगा बेटा, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कभी भी अगर आपका टेम्पोररली एक, बेसिकली इट इज मूविंग अवे टेम्पोररली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट। स्ट्रेसफुल हैबिटेट यानी कभी कोई स्ट्रेसफुल चीज आ गई तो हम उस जगह से क्या करते हैं, हट जाते हैं। टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब जहां रहने लायक जगह हो वहां पे चले जाते हैं। दिस इज योर माइग्रेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है विंटर्स में वेरी फेमस यू कैन से किलाडो नेशनल पार्क। अब ये फेमस क्यों है किलाडो नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। इट इज सिचुएटेड इन भरतपुर इन राजस्थान। ये जगह होती है, ये रहने का ठिकाना होता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ साइबेरियन क्रेन्स। इसमें कौन आते हैं बेटा? साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो बर्ड्स होती है ना, वो वहां पे रहने आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा होता है, तो ये कोल्ड वेदर से बच के आती हैं किलाडो नेशनल पार्क में सर्वाइव करने के लिए। राइट, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। फिर उसके बाद एक शब्द आप सुनेंगे विच इज नोन एज सस्पेंड। अब सस्पेंड समझना क्या है? सस्पेंड कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाने को सस्पेंड कहते हैं। पर्टिकुलरली ये किसमें देखने को मिलता है आपको? ये देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स बनते हैं जो कि बड़े थिक वॉल्ड होते हैं ताकि ये आसानी से टूट ना पाए। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन। स्पोर्स कब बनते हैं? ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन। कभी भी सिचुएशन अगर इनके लिए अनफेवरेबल आती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेते हैं और ये स्पोर्स फिर डोरमेंटली पड़े रहते हैं।
ये स्पोर्स क्या करते हैं? डोरमेंट पड़े रहते हैं, डोरमेंसी में रहते हैं। डोरमेंसी का मतलब अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इतना कम कर देंगे कि बस जिंदा है, मरे नहीं है। ठीक। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वैसे ही ये जर्मिनेट कर जाएंगे, एंड जर्मिनेट करके दे विल फॉर्म अ न्यूअर इंडिविजुअल। जर्मिनेट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यूअर इंडिविजुअल। दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड टू नो। फिर आपने सुना होगा हाइबरनेशन, जैसे पोलर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है। ठंडियों में वो क्या करता है, 6 महीने तक खा के अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है, फिर सोता रहता है ताकि उसको फूड ना मिलने पे दिक्कत ना हो। समर में अगर कोई चीज ये करे तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है ठंडी, एस्टिवेशन का मतलब होता है गर्मी में ये सब करना। ठीक। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। आई होप आपको पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो। ठीक। कोई भी डाउट हो आप बेटा पूछ सकते हैं डॉक्टर तान्या सिंह के या तो इंस्टाग्राम हैंडल पे या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे। ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट यू स्टडी वेल। मैंने हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज आपको कवर करा दी। यही सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगी और पीवाईक्यूज में मिलेंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि you have to be the change that you want in your life. You have to lead your life because it's yours. Thank you so much.